हेलो बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों? इसमें क्या बोल रहा है कि लेट द नंबर 22 पे पावर 2022 प्लस 2022 पे पावर 22 लीव्स द रिमाइंडर अल्फ़ा व्हेन डिवाइडेड बाई 3 एंड बीटा व्हेन डिवाइडेड बाई 7, देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। नंबर हमारे पास क्या गिवन है? नंबर हमारे पास गिवन है 22 पे पावर 2022 प्लस 2022 पे पावर 22। अगर इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? अल्फ़ा। रिमाइंडर होगा हमारा अल्फ़ा। और अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा? बीटा। रिमाइंडर हमारे पास आएगा बीटा। तो हमें क्या चाहिए? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हमें ये पता करना होगा कि अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा एंड 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। अब तुम ये नंबर्स को देखो। 22 को तुम क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 21 पे पावर 2022। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 2022 पे पावर 22। बच्चे ये जो 2022 है ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है? तो ये 3 से डिविजिबल है तो इसका पावर भी डिविजिबल होगा। तो इससे तो अगर 3 से डिवाइड करोगे ना तो ये जो सेकंड टर्म है यहाँ से तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0। और जब इसको तुम 3 से डिवाइड करोगे तो तुम ऐसे देखो कि जो पहला टर्म है वो क्या आएगा? 1। और बाकी सभी टर्म में क्या होगा? 21 का पावर आएगा। सेकेंड टर्म से 21 का पावर आएगा। इसका एक्सपेंसन क्या होगा? यही होगा ना 2022 ऐसे आ जाएगा ना 2022 C0 और 21 पे पावर 0। ये तो पहला टर्म, ये तो 1 बन जाएगा। दूसरा टर्म क्या होगा? 2022 C1 और 21 पे पावर 1। फिर क्या होगा? 2022 C2 और 21 पे पावर 2 एंड सो ऑन। यही होगा ना। तो यहाँ पे देखो पहला टर्म तो 1 और बाकी सभी टर्म जो है ये क्या होगा? 21 से डिविजिबल होगा। तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे ना 3 से तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ऑन द होल रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर ऑन द होल क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1। अब आते हैं बीटा की वैल्यू निकालते हैं। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए 7 से डिवाइड करना होगा। फिर लिख लो नंबर 22 पे पावर 2022 और प्लस क्या है? 2022 पे पावर 22। अब 7 से डिवाइड करोगे तो इसको अगेन लिख सकते हैं 1 प्लस 21 पे पावर 2022 ऐसे लिख सकते हैं। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 2023 माइनस 1 पे पावर 22। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 21 2022। पावर है 22 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2023 पे पावर 22। अब तुम ऐसे देखो, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, सेम यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा? सेम लाइन में इसको जब एक्सपैंड करोगे तो पहला टर्म तो 1 आ जाएगा, ठीक है? अब बाकी सभी सेकेंड टर्म से सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या होगा? 1। अब जब तुम इसको 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2023 ये क्या हमारा 7 से डिविजिबल है, ठीक है? तो यहाँ भी पहला टर्म 1 आएगा जो कि 7 से डिविजिबल नहीं होगा। बाकी सभी टर्म 7 से डिविजिबल हो जाएंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो ऑन द होल यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ भी रिमाइंडर 1। तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गया? 2। हमसे क्या बोल रहा है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बोल रहा है। अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला? 1 स्क्वायर। बीटा क्या मिला? 2 स्क्वायर। तो क्या हो गया? 5। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या पता चला? 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है? ए जो है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? 2 3 5। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? -1 3 2। एंड सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? λ 5 एंड म्यू।
ये क्या बोला, बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये किसी ट्रायंगल ए बी सी का वर्टेक्स है। ये हमारा पॉइंट हो गया 2 3 5, ये पॉइंट हो गया हमारा बी -1 3 2, और ये पॉइंट हो गया हमारा सी लैम्डा 5 एंड म्यू। ठीक है, अब क्या बोला, इफ़ द मीडियन थ्रू ए से अगर हम मीडियन बनाते हैं इज़ इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ए से अगर मीडियन बनाएंगे, मान लेते हैं ये हमारा मीडियन है, डी है मीडियन, इसका मतलब ये डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो डी अगर बी सी का मिड पॉइंट है तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले तो डी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्या होगा लैम्डा -1/2, और यहाँ से क्या होगा 3 + 5/2, और यहाँ से क्या होगा 2 + μ/2। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा लैम्डा -1/2 4 एंड म्यू + 2/2। ये तो आ गया हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि ये जो ए डी है ये इक्वली इंक्लाइंड है किस पे, टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहने का मतलब है कि जो ए डी अगर इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो ए डी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ए डी का पहले तुम डायरेक्शन रेशियो निकालो। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ए डी का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए डी ऑफ लाइन ए डी का डायरेक्शन रेशियो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे। क्या होगा लैम्डा -1, डी का तो कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो क्या होगा लैम्डा -1/2 -2 पहला डायरेक्शन रेशियो। दूसरा डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 4 - 3, और तीसरा डायरेक्शन रेशियो क्या होगा म्यू + 2/2 -5। ऐसे ही तो लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्डा -1 -4/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 3 = 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू + 2 -10/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये लैम्डा -5/2 और 1, और क्या हो जाएगा म्यू -8/2। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो लाइन ए डी है ये इक्वली इंक्लाइंड है। अगर लाइन ए डी इक्वली इंक्लाइंड है तो ये तीनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये तीनों डायरेक्शन रेशियो इक्वल होंगे, बिकॉज अल्फ़ा इक्वल होगा, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल होगा, तो तीनों डायरेक्शन रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या होगा लैम्डा -5/2 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू म्यू -8/2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला लैम्डा -5/2 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या होगा लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 7 एंड म्यू -8/2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 एंड म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 7 एंड म्यू इज इक्वल्स टू 10। अब आ जाओ ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या बोल रहा है 7 लैम्डा -10 म्यू इज इक्वल्स टू 0 10 लैम्डा। अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लैम्डा अपॉन म्यू, यहाँ से ना लैम्डा अपॉन म्यू को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू 7 और म्यू का वैल्यू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 10 लैम्डा -7 म्यू इज इक्वल्स टू 0। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्या करो, सभी ऑप्शन में लैम्डा म्यू का वैल्यू डाल के चेक कर लो कौन सा करेक्ट है। इन सभी में चारों ऑप्शन में ना लैम्डा म्यू का वैल्यू डाल के चेक कर लो, तो तुम देखोगे कि जो 2 है सेकेंड नंबर वाला ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ प्लेन ए सेट ऑफ 8 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ए सेट ऑफ n पैरेलल लाइंस that goes in another direction forming a total of 1260 parallelograms, then the value of n। क्या बोल रहा है कि 8 सेट ऑफ पैरेलल लाइन है 1 ऐसे करके 8 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है एक डायरेक्शन में। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरे डायरेक्शन में n सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है ऐसे करके, ठीक ऐसे करके n सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो टोटल क्या हो रहा है, टोटल हो रहा है कि हमारे पास कितने पैरेललोग्राम, जैसे ये पैरेललोग्राम बना ना हमारे पास, ये देखो एक रेड से जो बना रहा हूँ ये एक पैरेललोग्राम बना, ठीक है। तो ये बता रहा है कि टोटल कितने पैरेललोग्राम्स बने। यहाँ पे तो जो पहले डायरेक्शन में है ये तो 8 सेट है,
8 सेट्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये जो है ये n सेट्स ऑफ पैरेललोग्राम बोल रहा हूँ। 8 सेट्स ऑफ लाइन्स है यहाँ पे और यहाँ पे n सेट्स ऑफ लाइन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि टोटल हमारे पास कितने पैरेललोग्राम बन रहे हैं, टोटल पैरेललोग्राम बन रहे हैं 1260। तो बताओ कि ये n का वैल्यू क्या है। अब तुम ऐसे देखो, ये पैरेललोग्राम जो मैंने लिया, ये पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम देखा, इस पैरेललोग्राम को बनने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 8 सेट है लाइंस का, ये जो पहला 8 सेट है, इसमें से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करना होगा, और ये जो n सेट ऑफ लाइंस है इसमें से भी 2 लाइन सेलेक्ट करना होगा, तभी तो जाके एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो कहने का ये मतलब है कि एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें 8 सेट ऑफ लाइंस में से 2 सेट ऑफ लाइंस को सिलेक्ट करना होगा, और जो n सेट्स ऑफ लाइन है उसमें से भी 2 सेट ऑफ लाइन को सिलेक्ट करना होगा, तभी जाके पैरेललोग्राम बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, 8c2 इंटू NC2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1260 के इक्वल हो जाएगा। तो 8c2 का मतलब 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, NC2 का मतलब n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1260। ये क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ये क्या हो जाएगा 14, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1260। तो यहाँ से हमें क्या मिला, n स्क्वायर माइनस n, 1260 अपॉन 14, ये जाएगा 90। तो यहाँ से हमें मिला n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज डैट n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा n माइनस 10 प्लस 9 n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ लाइंस को, और नंबर ऑफ़ लाइंस हमारा क्या हो सकता है, निगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ से n के 2 वैल्यूज़ मिले, एक तो n का वैल्यू मिला -9 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये हुआ हमारा नॉट पॉसिबल। तो क्या हो गया हमारे पास, जो सेकेंड सेट ऑफ लाइंस है वो कितने हैं, 10 है। तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू 10 मिल गया। सेकेंड सेट ऑफ लाइंस कितने, 10। तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर दिस एंड दिस। एक प्लेन है, ऐसे जो हमारा प्लेन है वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो प्लेन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, जो पर्टिकुलरली प्लेन पर क्वेश्चन हो वो नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन है प्लेन पर नहीं है, कोई भी हमारा रैंडम कभी भी आए ना किसी में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वो क्वेश्चन नहीं करना है, बिकॉज इस बार जेई मेंस में क्या किया है, प्लेन के क्वेश्चन को हटा दिया है, प्लेन सिलेबस ही हट गया है, ठीक है। अब जैसे ये क्या बोल रहा है कि कोई भी प्लेन है, इस प्लेन पर 2 वेक्टर है। पहला वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। दूसरा वेक्टर क्या है, -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे करके ये 2 वेक्टर है। पहले वेक्टर को हमने ए वेक्टर मान लिया, इसे हमने क्या बोला, आई कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस का k कैप। दूसरे वेक्टर को हमने बी वेक्टर मान लिया, ये क्या हो गया, -2i कैप प्लस j कैप एंड प्लस का k कैप। यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे ये बी वेक्टर मान लिया, ये हो गया -2i कैप प्लस j कैप एंड प्लस का 3k कैप। बेटा ये दोनों वेक्टर के बीच, इस दोनों वेक्टर पे, मतलब ये दोनों वेक्टर इस प्लेन पाई प्लेन पर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन पर एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। तो इन दोनों वेक्टर पे जो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वही वेक्टर तो इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा। और हमें पता है कि ए और बी पे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी, ये होगा ना ए क्रॉस बी। ये ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर और ये बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर। तो हमें करना क्या है, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो करना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप
ए वेक्टर क्या है बच्चे, ए वेक्टर क्या हो जाएगा 1 2 1 -2 1 3। तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे, ये देखो आई कैप, ये क्या हो जाएगा 6 -1 माइनस जे कैप, ये क्या हो जाएगा 3 -2 तो +2 प्लस का के कैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 1 -4 तो प्लस का 4। तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमें क्या मिला, ए क्रॉस बी वेक्टर मिला हमें -5 आई कैप -5 जे कैप एंड +5 के कैप। तो ये तो प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गया, बट हमें क्या चाहिए, प्लेन पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मान लेते हैं ए क्रॉस बी को हमने म्यू वेक्टर या अल्फ़ा वेक्टर मान लिया। तो हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा कैप चाहिए। अल्फ़ा कैप का मतलब क्या होगा, अल्फ़ा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा वेक्टर। तो अल्फ़ा वेक्टर क्या है 5 कॉमन ले लो, तो ये आई कैप -जे कैप प्लस का के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा √5² प्लस ऑफ -5² प्लस ऑफ 5², यही होगा ना मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया आई कैप -जे कैप प्लस का के कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 √75 का मतलब क्या होगा 5 आई कैप -जे कैप प्लस का के कैप, 25 3 ज़ा तो 5 √3, 5 कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला आई कैप -जे कैप प्लस का के कैप बाई √3, ऐसे मिल गया। देख लो यही होगा आंसर हमारा, आई कैप -जे कैप, आई कैप -जे कैप प्लस के कैप बाई 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास, क्या गिवन है, एक gx फंक्शन गिवन है, क्या है ये f(x + f(1 - x)। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि f"x जो है ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 इफ़ g इज़ डिक्रीजिंग। g फंक्शन को क्या बोल रहा है कि डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल 0 to α एंड इंक्रीजिंग इन द इंटरवल α to 1। तो बोल रहा है कि tan इनवर्स 2α प्लस tan इनवर्स 1/α प्लस tan इनवर्स α प्लस 1/α, इसका वैल्यू निकालो। बच्चों इसमें क्या किया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसने AOD और ITF दोनों को मिक्स कर दिया है। अगर तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई तो फिर ये निकालना तो फिर बच्चों वाला खेल है, ये निकालना। तो करना क्या, इस मेन क्वेश्चन में क्या है कि हमें अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये गिवन है कि भाई gx फंक्शन गिवन है। gx फंक्शन क्या गिवन है, f(x + f(1 - x), ये तो पहला कंडीशन गिवन है। एंड फिर क्या बोल रहा है कि f"x जो है ना ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 से 1 इंटरवल में फंक्शन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। अब तुम ये बताओ कि अगर f"x ग्रेटर देन 0 है तो f'(x क्या होगा, इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। f'(x क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि f(x इंक्रीजिंग है, f(x इंक्रीजिंग है तो इसका f'(x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर f'(x पॉजिटिव है तो उससे एक कम ऑर्डर डेरिवेटिव कम करो तो f(x इंक्रीजिंग होगा। तो f'(x इंक्रीजिंग होगा, कब होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कब होगा, जब f'(x पॉजिटिव हो। तो इसको उल्टा बोलेंगे तो f'(x पॉजिटिव है तो फिर f'(x क्या हमारा इंक्रीजिंग है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे f'(x बोल रहा है पॉजिटिव, तो हमें क्या पता चला कि f'(x हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब तुम बोलोगे कि ये क्यों निकाला, वो अभी पता चलेगा। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया कि f'(x जो है हमारा इंक्रीजिंग है। अब हमने क्या किया कि gx फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, तो g'(x क्या होगा, ये हो जाएगा f'(x एंड माइनस f'(1 - x)। और ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये दोनों f'(x फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि बड़े वैल्यू पे बड़ा वैल्यू मिलता है, छोटे वैल्यू पे छोटा वैल्यू मिलता है। अब इसमें बोल क्या रहा है
इफ़ जी इज़ डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 1, जी हमारा डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में, 0 to 1 में, जी इज़ डिक्रीजिंग, ये बोला है ना, जी फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल 0 to अल्फ़ा, सॉरी, एंड इंक्रीजिंग इन द इंटरवल अल्फ़ा to 1। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जी फंक्शन डिक्रीजिंग है 0 से अल्फ़ा में। इसका मतलब कि जो जी फंक्शन है, सॉरी जी डैश एक्स है, ये हमारा लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to अल्फ़ा, ठीक है। और यही तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। और अगर हमें अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया तो फिर ये tan इनवर्स 2 अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। तो जी डैश एक्स जो है हमारा डिक्रीजिंग है 0 से अल्फ़ा के बीच में, ठीक है। और एफ डैश एक्स हमारा क्या है, एफ डैश एक्स हमने स्टार्टिंग में क्या बोला है कि एफ डैश एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। तुम सबसे पहले क्या करो कि हमारा फंक्शन का डोमेन क्या गिवन है, फंक्शन का जो डोमेन है हमारे पास वो गिवन है 0 to 1। तो जो अल्फ़ा होगा वो भी 0 से 1 के बीच में होगा, पहली बात। तो यहाँ पे हमने इन दोनों फंक्शन के लिए पहले इसको ऐसे किया कि x इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स किया। तो यहाँ से हमें 2x का वैल्यू क्या मिल गया, 1। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2, ठीक है। अब हमने क्या किया, x का वैल्यू 1/2 मिला। अब हमने क्या किया कि इसको ना दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो 0 से 1/2 में और एक 1/2 से लेके 1 में, बिकॉज डोमेन फंक्शन का तो 1 तक ही गिवन है। अब 0 से 1/2 के बीच में हम ये देखते हैं, 0 से 1/2 के बीच में देखते हैं कि ये हमारा ये जो वैल्यू है पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे मान लो कि 0 से 1/2 के बीच में कोई दो नंबर उठा लो, एक तुमने ले लिया 0.1 ले लिया एंड ले लिया 0.9। तो बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा है 0.9। तो ये फंक्शन में तुम देखो एफ एक्स तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो किसका वैल्यू बड़ा होगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू बड़ा होगा, या सॉरी एफ डैश एक्स तो इंक्रीजिंग है। तो हमने मान लो 0 से 1/2 के बीच में हमने 0.9 नहीं, ये तो ग्रेटर हो जाएगा, 0 से 1/2 के बीच में मान लो हमने ले लिया 0.4 ले लिया, ठीक है। तो ये बताओ इसमें कौन सा बड़ा मिलेगा। अगर हमने x का वैल्यू ऐसे लो, सॉरी 0.1 लिया x का वैल्यू, तो 1 माइनस 0.4 ये क्या मिल जाएगा, 0.6, ठीक है। तो इसमें जब x की जगह तुम डालोगे 0.1 और तो यहाँ पे x की जगह 0.1 डालोगे तो ये वैल्यू क्या देगा, ये तो आ जाएगा 0.1 और ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 0.6। तो किस पर बड़ा वैल्यू होगा, 0.1 पे या 0.6 पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो 0.6 पे बड़ा वैल्यू होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा, ये इतना ना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बस इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ था कि पहले हमने x को 1 माइनस एक्स के इक्वल किया, जहाँ पे देखा कि दोनों की वैल्यू बराबर कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे मिला x इज़ इक्वल्स टू 1/2, दोनों पे वैल्यू x इज़ इक्वल्स टू 1/2 पे बराबर हो रहा है। तो जो फंक्शन का डोमेन है ना 0 to 1, इसको हमने ब्रेक कर दिया 0 से अल्फ़ा एंड 1/2 से अल्फ़ा, इसमें ब्रेक कर दिया। अब पहले इसमें हमने चेक किया तो हमने x का वैल्यू ले लिया 0.1, तो यहाँ पे जब 0.1 डालेंगे, सॉरी 0.4 ले लिया, 0.1 भी ले सकते हो। तो जब यहाँ पे 0.1 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.6। तो 0.1 पे छोटी वैल्यू मिलेगी, 0.6 पे बड़ी वैल्यू मिलेगी, बिकॉज एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स छोटा मिलेगा किससे, एफ डैश 1 माइनस एक्स से। इसका मतलब कि एफ डैश एक्स लेस मिलेगा एफ डैश 1 माइनस एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। यही हमारा क्या है जी डैश एक्स है, तो जी डैश एक्स हमारा हो जाएगा लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1/2। और क्वेश्चन में गिवन है कि यही है 0 to अल्फ़ा, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब बच्चे 1/2 से 1 के बीच में चेक करोगे, कर लेना, ऐसे ज़रूरत नहीं है करने की। तो ये जो हमारा क्या मिलेगा कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स हो जाएगा बड़ा और एफ डैश 1 माइनस एक्स हो जाएगा छोटा।
तो कहने का मतलब है कि 1/2 से 1 के बीच में फंक्शन है इंक्रीजिंग, इसमें तो है डिक्रीजिंग, और इस इंटरवल में हमें आ जाएगा इंक्रीजिंग। तो हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 1/2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan इनवर्स 2 अल्फ़ा। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2 अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फ़ा, अब प्लस tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की जगह 1/2 डालो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, और प्लस tan इनवर्स 1/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2, और प्लस tan इनवर्स 1/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 3/2, 1/2, ये हो जाएगा 3। बेटा एक तो अगर तुम्हें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका आंसर होता है पाई। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम ऐसे कर सकते हो कि tan इनवर्स 1 रहने दो, ऐसे tan इनवर्स 1 π/4 होता है, इसमें तुम क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब ये जो क्वांटिटी निगेटिव आ रहा है, इसके अंदर का ये जो लिखा है ये निगेटिव आ रहा है, तो tan इनवर्स में जब भी निगेटिव है तो हम क्या करते हैं, पाई ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 इज़ -5, और क्या ऐड कर दिया, पाई ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया, ये tan इनवर्स 1 और प्लस ऑफ tan इनवर्स -1 प्लस का पाई। tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, तो ये दोनों कैंसिल होके पाई आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है फ्रॉम -1 to 1 से ऑल रियल नंबर। ये बोल क्या रहा है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये हमारा कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फंक्शन का वैल्यू 0 पर, ये -1 है, फिर f'0, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर 1 है, एंड जो gx फंक्शन है ये किसके इक्वल है, f ऑफ 2fx प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बोल रहा है g'0 निकालो। तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ तुम्हें ये gx फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले तो g फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा, तो g' मिल जाएगा। फिर g' जो मिलेगा उसमें क्या करो, x की जगह 0 डालो, x की जगह 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 एंड f'0 ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हमें पुट करना होगा, आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, gx फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो। तो बच्चे gx फंक्शन हमारे पास क्या है, gx फंक्शन है बेटा f 2fx प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। बच्चे fx का आर्गूमेंट क्या है, ये है 2fx प्लस 2, ये f ऑफ x का आर्गूमेंट है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में तो चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल लगेगा तो क्या होगा, पहले तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इस पूरे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो f ऑफ 2fx प्लस 2 पे पावर 2 माइनस 1। फिर आएंगे इस फंक्शन को इस आर्गूमेंट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f' 2fx प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास। फिर अब अंदर आ जाओ, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसको तो 2 तो रह जाएगा बाहर, और fx का डेरिवेटिव f', और ये 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो g' क्या मिला हमें, g' मिला हमें 2, और यहाँ पे क्या मिला f ऑफ 2 f ऑफ x प्लस का 2 1 पावर मतलब 1 ख़त्म, ये मिल गया f' 2fx प्लस 2, और यहाँ पे हमें क्या मिला 2f'। बच्चे अब x की जगह 0 पुट कर दो, तो g'0 क्या हो जाएगा, g'0 का वैल्यू होगा 2,
एफ 2 इंटू एफ ज़ीरो, एक्स की जगह ज़ीरो पुट करो प्लस 2, और ये हो गया एफ डैश, ये हो गया 2 एफ ऑफ ज़ीरो प्लस का 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 एफ डैश ज़ीरो। अब यहाँ पे जी डैश ज़ीरो ये हो गया 2। अब बच्चे यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ ज़ीरो क्या गिवन है, एफ ऑफ ज़ीरो -1 है, तो -1 प्लस 2 यहाँ पे पुट किया, ये एफ डैश 2, एफ ऑफ ज़ीरो है हमारा -1, तो ये हो गया -1 प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, एफ डैश ज़ीरो क्या गिवन है, एफ डैश ज़ीरो गिवन है 1, तो 2 इंटू 1, तो यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 इज़ 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ डैश, -2 प्लस 2 इज़ 0, तो ये क्या हो 2 एफ डैश ज़ीरो इंटू 2, तो ये हो गया 4 एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ डैश ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो क्या गिवन है -1, तो ये हो गया 4 इंटू -1, एफ डैश ज़ीरो क्या गिवन है 1, तो ये हो गया 1, तो ये क्या हो गया -4, ये हो गया हमारा आंसर। देख लो -4 का मतलब क्या है, इज़ द 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इम्प्लाइज यहाँ से हमें क्या मिला, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 हमें क्या मिल गया बच्चे, करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं हमसे कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू निकालो, फॉर विच द सिस्टम डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एक्स वाई एंड जेड। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस अल्फ़ा जेड, सॉरी प्लस अल्फ़ा जेड इज इक्वल्स टू 14, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है, अल्फ़ा एक्स प्लस 2y प्लस 4z, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। और ये हमारे पास है 2x प्लस अल्फ़ा वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच डैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अल्फ़ा का वैल्यू निकालो कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही ना है। ठीक है, नो यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन कब नहीं होता है, जब डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, डेल्टा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है 1 1 अल्फ़ा, दूसरे में क्या अल्फ़ा 2 4, और तीसरे में क्या है 2 अल्फ़ा 3, यही होता है ना डेल्टा, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम को चेंज किया, C1 माइनस C2 कर दिया। पहला क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अल्फ़ा -2, ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 4 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बच्चों हमने क्या किया कि जो फर्स्ट कॉलम है इससे अल्फ़ा -2 कॉमन निकाल लिया, तो अल्फ़ा -2 कॉमन निकालेंगे तो 0 1, और यहाँ क्या बचेगा -1, ये क्या मिला 1 2 अल्फ़ा, ये क्या मिला अल्फ़ा 4 3, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया ये अल्फ़ा -2, और उसके बाद और भी आसान करने के लिए इसको चेंज करते हैं, R2 को चेंज करते हैं, R2 प्लस R3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा, तो हो गया 0 1 अल्फ़ा 0, ये क्या हो गया 2 प्लस अल्फ़ा 4 प्लस 3 7, ये हो गया -1 अल्फ़ा 3, ये हो गया हमारा 0 के इक्वल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमें क्या मिल गया अल्फ़ा -2। अब फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये -1, और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो को हटा दिया, तो हो जाएगा 7 -2 प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा -अल्फ़ा -2, और यहाँ क्या होगा 7 -2 अल्फ़ा एंड -अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिला, ये इससे माइनस कॉमन बाहर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा -2, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा -7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो एक हमें क्या मिला अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2, और क्या मिल रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा -7 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू 2 मिल गया एक, तो दूसरा जो क्वाड्रेटिक है
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये तो स्प्लिट होगा नहीं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस 4a1 और c क्या हो जाएगा -7/2a। तो 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 4 कॉमन निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का 7/2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √8 इस 2√2, तो 2 इंटू 2√2/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 कैंसिल कर दो, -1 प्लस माइनस √2/√2 ये हो गया। अब आते हैं आंसर में क्या है। आंसर में 2 तो कहीं है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है। अच्छा 2 है आंसर में, यहाँ से हमें अल्फ़ा के 2 वैल्यू मिले ना, एक तो 2 भी मिला ना यहाँ से, ये देखो यहाँ पे हमें एक अल्फ़ा का वैल्यू 2 भी मिला है, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू 2 मिला है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस हमें आंसर चेक करना है कौन सा है, -1 प्लस माइनस √2 और 2, -1 प्लस माइनस √2, -1 प्लस √2 और 2, ये वाला हमारा बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्या मतलब है 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चला 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2 हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये जो टेट्राहेड्रन वाले जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर द पोजीशन वेक्टर फॉर एंगुलर पॉइंट ऑन द टेट्राहेड्रन, इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रहने दो, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आते नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन फेसेस ADC एंड ABC, तो टेट्राहेड्रन का जो फेस होगा वो तो प्लेन होगा, तो प्लेन के बीच का एंगल जो है ना इस सिलेबस से बाहर है, तो ये जो हो गया हमारा आउट ऑफ सिलेबस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ A एंड C आर द पॉजिटिव रियल नंबर and the ellipse, this ellipse has 4 distinct point in common with the circle, तो बोला है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या गिवन है हमारे पास, बोल रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है कि A एंड C ये जो है ना आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये क्या हमारे पास पॉजिटिव भी है और साथ में रियल नंबर्स भी हैं। अब बेटा एक इलिप्स गिवन है x² प्लस अपॉन 4c² प्लस y² अपॉन c² इज इक्वल्स टू 1, ये इलिप्स गिवन है। इलिप्स को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर और प्लस y² अपॉन c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, a का काम कर रहा है 2c एंड b का काम क्या कर रहा है c। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये एलिप्स और ये एक सर्कल गिवन है। एलिप्स और सर्कल 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रहा है, कॉमन है एलिप्स और सर्कल में, तो ये कब पॉसिबल है। उससे भी पहले सर्कल का इक्वेशन क्या, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 9a², तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a का होल स्क्वायर। तो इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 एंड रेडियस क्या हो गया, एंड रेडियस हो गया इसका 3a। ठीक है, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो एलिप्स है और जो सर्कल है ये 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये कब पॉसिबल है। इसको तुम ऐसे देखो, पहले तो हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, ये सर्कल बना लिया और चलो यहाँ पे बनाते हैं, ये सर्कल बना लिया x एक्सिस y एक्सिस। अब जो एलिप्स है वो एलिप्स बना लिया, एलिप्स ऐसे ही आएगा, ये एलिप्स बना, सॉरी ये एलिप्स बना नहीं, ये बन गया एलिप्स हमारा। अब ये तो एलिप्स बन गया, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस,
ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ये हो गया हमारा सर्कल का सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पर है। रेडियस क्या है सर्कल का, 3a। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,3a। यहाँ क्या हो जाएगा, 0,-3a। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3a,0। और यहाँ क्या हो जाएगा, -3a,0। अब बच्चे जो एलिप्स गिवन है इसका मेजर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है, -a,-a,0। सॉरी, मेजर एक्सिस का लेंथ नहीं, मेजर एक्सिस जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है, -a,0 और a,0। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0,b। और ये क्या हो जाएगा, 0,-b। ये तो बात आ रही है समझ में। अब ध्यान से ये देखो कि अगर इस एलिप्स और सर्कल के बीच में 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये जो b है ना, ये 3a से छोटा होना चाहिए। और ये जो a लेंथ है ना, ये 3a से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 3a क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इफ सर्कल एंड इलिप्स intersect each other at 4 points, then बेटा क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल यही तो है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल 3a। ये छोटा होना चाहिए किससे, a से। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एंड जो हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे है ना, ये रेडियस ऑफ द सर्कल ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, b से। तो रेडियस ऑफ सर्कल है 3a, ये लेस होना चाहिए। a का काम क्या कर रहा है एलिप्स के केस में, देख लो 2c। और b का काम क्या कर रहा है, c। तो a की जगह हो जाएगा ये 2c। एंड रेडियस ऑफ सर्कल है 3a, ये ग्रेटर होना चाहिए c से। यही मिला ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 3a - 2c लेस दैन 0 एंड 3a - c ग्रेटर दैन 0, ऐसे आ गया। तो ये लेस दैन 0 है, ये ग्रेटर दैन 0, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा 3a - 2c इंटू 3a - c, ये भी लेस दैन 0 होगा। अब मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 9a² - 3ac -6ac और प्लस 2c², ये लेस दैन 0 होगा। तो बेटा यहाँ से आ गया 9a² - 9ac प्लस 2c², a लेस दैन 0 होगा। तो इसको देखकर ये बताइए 9a² - 9ac क्या दे रखा है, 9a²। अच्छा, इसमें ना तुम माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस मल्टीप्लाई करोगे इसमें आ रहा है 9a² - 9ac प्लस 2c², 9a² - 9ac, 9a² - 9ac। अच्छा, ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है वो देख लो। इसको तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9ac आ जाएगा, -9a² - 2c², और ये ग्रेटर दैन 0। तो यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, इम्प्लाइज डैट 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 1 इज़ द क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट ऑप्शन। 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास बच्चे, यहाँ पे ना ये थीटा है, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 5/4 और वेयर थीटा बिलोंग्स टू, यहाँ भी थीटा लिखा है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 एंड sin² थीटा अपॉन 2 + cos² थीटा, इसका वैल्यू क्या गिवन है, 1/5 एंड b इज इक्वल्स टू 2 थीटा। b का वैल्यू क्या गिवन है, 2 थीटा। तो बोल रहा है थीटा इज ए रैशनल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ q इज़, यहाँ पे q का वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए। q तो है नहीं, देख लेता हूँ। यहाँ पे ना ये थीटा नहीं है, यहाँ पे q है, ये q, ये थीटा नहीं है। मैं ना इसको सही कर देता हूँ, ये थीटा नहीं है बच्चे, ठीक है।
जो है हमारा ये थीटा नहीं है, यहाँ पे 2 पे पावर क्यू लिखा है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास गिवन है थीटा बिलोंग्स टू, ठीक है, और यहाँ पे 2 थीटा है। तो क्या बोल रहा है कि देन वेयर थीटा इज़ अ रैशनल नंबर देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज़, क्यू का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास, क्या गिवन है, log b 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसका वैल्यू क्या गिवन है 5/4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा b पे पावर 5/4, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या गिवन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/6। 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। 9। अब आगे क्या बोल रहा है कि b इज इक्वल्स टू 2q, b का वैल्यू हमें क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिला। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 1/2 है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1/2 होगा, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या गिवन है, इसकी 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये क्या गिवन है b पे पावर 5/4 यहाँ पे गिवन है। ये देखो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, b पे पावर क्या गिवन है 5/4। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b पे पावर 5/4। तो ये 4 2 ज़ा 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा b पे पावर 5/4 और 8 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने 1/2 निकाला है, कॉस स्क्वायर थीटा 1/2, ये हो जाएगा b पे पावर 5/4, ये 4 2 ज़ा 8, तो b पे पावर 5/4 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, और यहाँ पे क्या है b इज इक्वल्स टू 2 पे पावर q। तो यहाँ पे ना, तो दोनों साइड b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो 2 पे पावर 4/5, ये किसके इक्वल है 2 पे पावर q। तो यहाँ से q का वैल्यू क्या आ गया 4/5। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो गया 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके।